नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन दबा लें और उसके बाद लाइक का बटन दबा के बाद में वीडियो को शेयर भी कर दें। मथुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण था। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को हटाया जाना था। क्यों हटाया जाना था उसका भी कारण आपको बता देता हूँ। आप लोगों में से जो लोग मथुरा नहीं गए हैं उनको मैं बता दूं कि मथुरा एक बड़ा जंक्शन है और उसमें दो बड़े मार्ग वहां से निकलते हैं। एक मार्ग जो वेस्टर्न रेलवे वाला जो है, जो जाता है सीधे बड़ौदा सूरत होते हुए और बॉम्बे सेंट्रल तक वहां ट्रेन जाती है, जिससे पुरानी बॉम्बे राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, ये ट्रेनें चलती हैं। और दूसरा मार्ग जो है वो जाता है दक्षिण भारत की ओर, भोपाल, इटारसी इत्यादि होते हुए, और उसी में से एक शाखा इटारसी से बुरहानपुर, भुसावल होते हुए, जिसको सेंट्रल रेलवे का बॉम्बे रूट बोलते हैं, वो भी है। और वो समाप्त होती जाके बॉम्बे वीटी, जिसको आजकल महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं। अब इन दो मार्गों के अतिरिक्त वहां पर एक मार्ग और भी है जो पुरानी मीटर गेज हुआ करती थी, जिसका अब कन्वर्शन हो गया। ये पुरानी मीटर गेज जो है वो आती थी कानपुर से, कानपुर, अनवरगंज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, ये मार्ग लेते हुए फिर आती थी मथुरा। मथुरा से जाती थी अछनेरा, जहां पर जयपुर से आने वाले मार्ग से मिलकर फिर जाती थी आगरा फोर्ट। तो ये चार बड़े बड़े मार्गों के अतिरिक्त आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक वहां से कोई 12-15 किलोमीटर का एक मार्ग और है, वो जाता है वृंदावन। और वो वृंदावन वाली जो मीटर गेज है वो आज तक परिवर्तित नहीं हुई। तो मथुरा वृंदावन वाली जो मीटर गेज है उसकी स्थिति ये थी कि उस पर आजकल केवल एक कार चल रही थी, पैसेंजर कार जिसको बोलते हैं या रेल कार बोलते हैं, वो रेल कार चल रही थी, वो एक बस की तरह से होती है। और उस रेलवे लाइन की स्थिति ये है कि जहाँ पर भी क्रॉसिंग आती है वहाँ पर ड्राइवर उतर के और उसके बाद क्रॉसिंग बंद करता है, अपनी कार निकालता है और उसके बाद वापस उतर के उस क्रॉसिंग को खोलता है। और इसके रास्ते में बिल्कुल जबरदस्त अतिक्रमण थे। अतिक्रमणों की ये स्थिति थी कि बिल्कुल वो यहाँ तक आपने देखा होगा कई बार, तो वो कार बहुत दिनों से चल नहीं रही थी तो पूरे रेलवे लाइन तक पर अतिक्रमण था। जब कार चलना आरंभ हुई तो कम से कम जो रेलवे लाइन के ऊपर बैठे हुए थे लोग वो तो हटे, लेकिन उनको चूंकि पता था कि ये कार एक ही है और एक बार जाती है एक बार आती है, तो बस मजे से पूरा का पूरा सबका कारोबार उस रेलवे लाइन के ऊपर चल रहा था। रेलवे ने फिर निर्णय ये लिया कि अब इसको भी बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देते हैं और वृंदावन को एक टर्मिनल बनाकर वृंदावन से भी रेलगाड़ियां संचालित करने का कार्यक्रम करते हैं। तो क्योंकि वृंदावन आपको पता है कि जो मथुरा जाते हैं वो वृंदावन अवश्य जाते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल वृंदावन जाते हैं। वृंदावन एक बहुत बड़ा तीर्थ है। वृंदावन का महात्म क्या है आपको भी पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म जब हुआ था मथुरा में, तो मथुरा से जमुना पार करके उनको गोकुल ले जाया गया था। तो गोकुल जो है वो जमुना मैया के जो लेफ्ट बैंक है उस पर पड़ता है। मथुरा जमुना मैया के राइट बैंक पे पड़ता है और वृंदावन भी जो है वो जमुना मैया मैया के राइट बैंक पे ही पड़ता है। तो अब बाद में जब गोकुल में राक्षसों के आतंक का बहुत अधिक प्रभाव होने लगा, तब सबने ये तय किया कि भाई किसी और सुरक्षित स्थान पर चलो। तो फिर वो वहां से जमुना पार करके चले गए वृंदावन। और वृंदावन में ही भगवान कृष्ण का जो बचपन है, यानी जो कहें कि बचपन से लेके किशोरावस्था का जो काल है, पहले कुछ समय तक कि आप समझ लीजिए जब तक वो 2-3 वर्ष के हुए तब तक तो वो गोकुल में थे और उसके बाद फिर वृंदावन चले गए।
अब वृंदावन का इसीलिए वहाँ महात्म्य है। आपने जितनी भी आपने और बड़े-बड़े किस्से सुने हैं, रास के बारे में सुना है और आपने अ, कालिया नाग के बारे में सुना है। ये सब लीलाएँ भगवान की वृंदावन की हैं। इसलिए वृंदावन का अत्यधिक महात्म्य है भगवान के बाल काल से और भगवान की किशोरावस्था से संबंधित। तो यहाँ जब बनाई जानी है ब्रॉड गेज, तो आपको पता है जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज बनती है, तो उसके लिए अधिक भूमि की भी आवश्यकता होती है। वो भूमि तो पहले से है रेलवे के पास, लेकिन उस पर सब अतिक्रमण हो रखा था। अब उसको अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिया, नोटिस दे के एक दिन अतिक्रमण हटाना आरंभ कर दिया। अब ये संयोग कहिए, दुर्योग कहिए कि इस स्थान पर जो 135 घर चिन्हित किए गए थे, उनमें से अधिसंख्य जो थे, वो समुदाय विशेष के थे। और आपको पता है कि समुदाय विशेष तो वैसे भी हमारे जैसे बोलते हैं ना कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम, उसी तरह से दास मनमोहन कह गए कि सारी भूमि विशेष समुदाय की। विशेष समुदाय वैसे भी क्लेम भी करता है, आपको पता है उनकी किताब में लिखा हुआ है कि सारी भूमि जो है वो उन्हीं के जो आराध्य हैं उन्हीं की है, और वो केवल उनको जो उनकी जो आराधना करते हैं उन्हीं को देते हैं। तो ये उनके यहाँ का एक स्वयं सिद्ध एक सिद्धांत है। तो इसलिए तुरंत एक भाई साहब जो थे वो पहले तो गए लोकल कोर्ट में। जब लोकल कोर्ट नहीं हुआ तो सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जनाब याकूब शाह साहब। और जनाब याकूब शाह साहब ने सीधे याचिका लगाई, आर्टिकल 32 रेड विद आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल 21 का जो है ये दुरुपयोग अत्यंत, मैं कहूँ सामान्य हो गया है। वो इसलिए भी हो गया है क्योंकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, उन्होंने ये एक ये कह सकते हैं कि एक फरमान जारी कर दिया है कि भई किसी का भी कहीं कोई घर गिराया जा रहा हो या किसी की जो है वो जीवन का प्रश्न हो, तो वो सीधे आ सकता है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल दिल्ली में भी जब कोई समस्या होती है या दिल्ली के आस-पास भी कोई समस्या होती है, जैसे आपने देखा ये नूह वाली समस्या हुई, तो भाई लोग सीधे चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उनको एंटरटेन भी करता है। जी हाँ। अभी आपने सुना कि साहब की वो हेट स्पीच को लेके रोज नया-नया कोई ना कोई शगुफ़ा आ रहा है, जबकि अभी तक ये हेट स्पीच डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि साहब ये हेट स्पीच, हेट क्राइम। तो भई बात हम कर रहे थे ये डिमोलिशन की। तो डिमोलिशन पे जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस बेला त्रिवेदी के यहाँ ये जो लगी, तो पहले तो इसके ऊपर दे दिया गया स्टे, और हमारे समुदाय विशेष ने, ज़ुबैर पंक्चरवाले इत्यादियों ने बड़ा इसके ऊपर जश्न मनाया। लेकिन जब शुक्रवार को जब ये मिसलेनियस में यह वापस आया, 10 दिन का स्टे था, और उसमें जब तथ्य ये सामने लाया गया कि साहब कि ये पूरा का पूरा एक तो एनक्रोचमेंट है। अब एनक्रोचमेंट में 135 जो मकान थे वो हम पहले ही इनको ध्वस्त कर चुके हैं। अब तो केवल वहाँ से मलबा हटाया जाना बाकी है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो ये भाई साहब आए हैं लेके यहाँ पर याचिका, इनका कोई लोकस है नहीं, इनका वहाँ पर मकान नहीं। ये किस स्थिति से आए, इन्होंने ये बात छुपाई भी है, क्लीन हैंड से नहीं आए। ये कह के आए कि साहब हमारा मकान गिराया जा रहा है। ये सुनने के बाद में वो स्टे तो वेकेट हुआ, स्टे वेकेट होने के बाद फिर जो कार्रवाई थी वो तुरंत आरंभ हो गई। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि एक विधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु और एक महत्वपूर्ण प्रोनाउंसमेंट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इस बेंच ने, और उन्होंने ये कहा कि स्क्वाटर्स हैव नो राइट टू पब्लिक स्पेस। यानी कि भूमि पर जो कब्जा करके बैठे हैं उनका किसी पब्लिक स्पेस पर, यानी सार्वजनिक भूमि पर, सार्वजनिक स्थान पर अधिकार नहीं बन जाता है। बहुत अच्छा किया, मैं मानता हूँ कि ये एक अत्यंत प्रगतिशील निर्णय है। और इसी के साथ मुझे याद आ जाती है उस हल्द्वानी वाले केस की, जहाँ पर इसी प्रकार से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, चूँकि अब उसकी
वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वहाँ पर बड़ी लाइन बन गई है और बड़ी लाइन बनने के बाद वहाँ पर ट्रेनों का आवागमन भी बढ़ गया है। उसके स उसके साथ वहाँ टर्मिनल बनाए जाने की योजना है। तो वहाँ पर जब विस्तार के लिए इसी प्रकार से रेलवे की ज़मीन खाली कराने का अभियान आरंभ किया, तो दूसरे जो जज साहब थे, जस्टिस संजय किशन कौल ने वहाँ पर स्टे दे रखा है और उस स्टे को अभी तक वेकेट भी नहीं किया गया है। ये समस्या अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत अधिक होती जा रही है कि अलग-अलग बेंच जो हैं, वो विधि के एक ही प्रश्न को अलग-अलग प्रकार से निर्णित करने लगी हैं। यह उचित नहीं है। फिलहाल तो ये कहा जाएगा कि हमारे जो मुल्ला माफिया वाले जो अधिक जश्न मना रहे थे इस बात पर कि उन्होंने एक और पब्लिक स्पेस को दीन के हवाले कर लिया है, दीन के कब्जे में ले लिया है, जहाँ पर उन्होंने अपनी क़ुव्वत का झंडा गाड़ दिया है, वो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। और उस पर बाकायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पर यह बिंदु लिया गया था, यह तर्क लिया गया था कि इनको इसलिए उजाड़ा जा रहा है क्योंकि ये एक अल्पसंख्यक समुदाय विशेष से हैं। अब ये जो अल्पसंख्यक समुदाय विशेष है, इसकी संख्या लगभग 20 करोड़ होने जा रही है, लेकिन उसके बाद भी यह अल्पसंख्यक का अल्पसंख्यक बना हुआ है। और वे समुदाय जो 1 लाख, 2 लाख या 1 1 करोड़, 2 करोड़ हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में लेकर उनका उपयोग अपने लिए ही कर रहा है। तो यह एक उचित निर्णय हुआ, स्वागत योग्य निर्णय हुआ। हम साधुवाद देते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को और यह भी आशा करते हैं कि यह एक नज़ीर बनेगी, यह एक प्रेसिडेंट बनेगा। वैसे भी प्रेसिडेंट का जो लॉ है, स्टेयर डेसिसिस बोलते हैं इसको कानून की भाषा में, वो आजकल जुडिशियल डिसिप्लिन के कारण जुडिशियल डिसिप्लिन के अभाव के कारण आपस में बेंचें उसका अनुसरण कर नहीं रही हैं। कोऑर्डिनेट बेंच का यदि कोई फैसला है तो दूसरी बेंच को उसे मानना चाहिए, लेकिन होता नहीं है आजकल ऐसा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करहु तुम सोई। तो एक बार पुनः साधुवाद देते हुए सुप्रीम कोर्ट को और पंक्चर वालों के जो ज़ख्म हैं, उन पर थोड़ा-सा नमक और डालते हुए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।